नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ह्यूगो डी वृस की उत्परिवर्तन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी वृस के बारे में। उन्होंने जैव विकास की प्रक्रिया को समझाने के लिए सन 1901 में यह उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। हम जानते हैं कि जैव उत्विकास के लिए पहले भी कई सिद्धांत दिए गए थे। डार्विन ने भी अपनी थ्योरी इस संदर्भ में प्रस्तुत की थी। डार्विन के अनुसार जीवों में एक निरंतर क्रम में मिलने वाली छोटी छोटी विभिन्नताएं, कंटिन्यूस वेरिएशंस, विकास का मूल कारण है, जबकि डी वृज ने इन छोटी छोटी विभिन्नताओं को विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना। उनके अनुसार ये विभिन्नताएं वातावरण की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं तथा ये वंशागत भी नहीं होती। अतः इन विभिन्नताओं का विकास में कोई महत्व नहीं है। डी वृस के मतानुसार एक ही चरण में यानी सिंगल स्टेप में अकस्मात उत्पन्न होने वाली, सडनली जो पैदा हुई हैं, वे विभिन्नताएं ही जो बड़ी होती हैं, वे ही जीव के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। अकस्मात उत्पन्न और वंशागत होने वाली इन विभिन्नताओं को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं, ये हम जानते हैं। ये ही विकास के मुख्य कारण हैं। डी वृच का उत्परिवर्तन का सिद्धांत ओनाग्रेसी कुल के सांध्य प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज, जिसका वैज्ञानिक नाम इनोथेरा लेमार्कियाना है, इस पर किए गए अध्ययनों पर आधारित था। उन्होंने देखा कि इसकी विभिन्न जातियों में विभिन्नताएं अकस्मात सडनली उत्पन्न हुई और ये विभिन्नताएं वंशागत भी थीं। इन अकस्मात विभिन्नताओं को डी वृज ने उत्परिवर्तन, म्यूटेशन का नाम दिया तथा प्रत्येक उत्पन्न जाति को म्यूटेंट नाम दिया। अपने अध्ययनों के आधार पर डी वृज ने नई जातियों की उत्पत्ति से संबंधित अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति अकस्मात बड़ी असतत विभिन्नताओं के कारण होती हैं। सडन लार्ज डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इवोल्यूशन के लिए। अब इस सिद्धांत के कंपैरिजन को हम देख लेते हैं डार्विन के साथ। डार्विन के अनुसार म्यूटेशंस जो थी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थी स्पीशीज़ के पैदा होने के लिए। उनके अकॉर्डिंग जो स्मॉल वेरिएशंस होती हैं, जो एक निश्चित डायरेक्शन में जाति को अनुकूलित बनाती हैं, उस समय विशेष की परिस्थितियों के अनुसार वही इवोल्यूशन के लिए जिम्मेवार होती हैं। जबकि डी वृस के अनुसार ये डार्विन द्वारा बताई गई छोटी छोटी और अस्थिर विभिन्नताएं प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी एक्युमुलेट होकर, संचित होकर और क्रमिक विकास के फलस्वरूप नई जातियों की उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं हैं, वरन एक ही बार में स्पष्ट और स्थायी वंशागत आकस्मिक परिवर्तन ही नई जातियों की उत्पत्ति कर सकते हैं। यानी म्यूटेशंस जो हैं, जो रैंडम और डायरेक्शन लेस होती हैं, वो ही नई स्पीशीज़ को बना सकती हैं। डार्विन के अनुसार जो इवोल्यूशन था वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, क्रमिक चलने वाली, धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसके विपरीत ह्यूगो डी वृस ने बताया कि स्पीसिएशन एक सडन सिंगल स्टेप प्रोसेस है जो एक लार्ज म्यूटेशन के कारण होता है।
इन्हें इन लार्ज स्टेप इस सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस को सॉल्टेशन कहा गया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक जातियों के सदस्यों में उत्परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं। जिन सदस्यों में उत्परिवर्तन दिखाई देते हैं वे म्यूटेंट कहलाते हैं। ये अपने जनकों से भिन्न होते हैं। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में या साथ साथ एक से अधिक अंगों में हो सकते हैं। इसके फलस्वरूप अंग अचानक अधिक या कम विकसित हो सकते हैं, पूरे विलुप्त हो सकते हैं या नए अंगों का निर्माण भी हो सकता है। अतः ये उत्परिवर्तन जिस जीव में हो रहे हैं उसके लिए लाभदायक या हानिकारक हो सकते हैं। इन म्यूटेशंस पर प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन का कार्य होता है। अनुपयुक्त उत्परिवर्तनों को, अनडिजायरेबल अनसूटेबल म्यूटेंट्स को नेचुरल सिलेक्शन द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और सूटेबल म्यूटेंट्स का ही चयन होता है। ये सूटेबल म्यूटेंट्स आगे जाकर नई जातियों की स्थापना करते हैं। तो डार्विन से यह थ्योरी कुछ भिन्न मत रखती थी। इस थ्योरी का आधार डिसकंटिन्यूस सोर्स ऑफ वेरिएशन था, विभिन्नता का डिसकंटिन्यूस बेस, और इसे ही इवोल्यूशन का आधार माना गया। इस थ्योरी के पक्ष में कई बातें थीं। हम आज जानते हैं कि म्यूटेशंस सभी विभिन्नताओं का आधार होते हैं और ये वास्तव में इवोल्यूशन के लिए जिम्मेवार होते हैं। म्यूटेशन थ्योरी के द्वारा प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव दोनों प्रकार के इवोल्यूशंस को समझाया जा सकता है, अर्थात सरल से जटिल जीवों का बनना या जटिल से सरल जीवों का बनना। प्रकृति में बहुत सारी म्यूटेशंस होती हुई दिखाई देती हैं, जिससे नई वैरायटीज़, नई जातियां बनती हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद इस थ्योरी में कुछ सीमाएं भी थीं। पॉइंट्स अगेंस्ट द थ्योरी। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इनमें से यह है कि ह्यूगो डी व्रीज ने जो सोचा था कि प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में म्यूटेशंस मिलती हैं, वास्तव में नेचर के अंदर म्यूटेंट इतने कॉमनली नहीं मिलते। म्यूटेशन से जो वेरिएशन पैदा होती है उससे रिसेसिव टाइप्स बनते हैं, अर्थात जो विभिन्नता होगी वो सामान्य गुणों की तुलना में रिसेसिव होगी, जबकि इवोल्यूशन के लिए डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो हैं, प्रभावी लक्षण जो हैं, वो मुख्य रोल प्ले करते हैं। अप्रभावी लक्षण इवोल्यूशन में मुख्य रोल प्ले नहीं करते, सामान्यतः जो हम देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्थितियों में इवोल्यूशन में किन्हीं दो कैरेक्टर्स के बीच में एक पैरेलल इवोल्यूशन देखने को मिलता है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ मिमिक्री, रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन ऑफ नेक्टरीज इन फ्लावर एंड लेंथ ऑफ प्रोबोसिस इन द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है, इस कोऑर्डिनेशन को म्यूटेशन से नहीं समझाया जा सकता। ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो उदाहरण है ये अकस्मात दो अलग जातियों में एक साथ उत्पन्न हुए जो एक दूसरे के लिए पैरेलल थे। इसके अलावा डी व्रीज ने जो प्लांट चुना था
जिसके आधार पर उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस को थ्योरी के रूप में दिया था, वो एक सामान्य प्लांट नहीं था, नॉर्मल प्लांट नहीं था। वो एक कॉम्प्लेक्स हेट्रोजाइगस प्लांट था जिसमें कई तरह की गुणसूत्रीय अनियमितताएं, क्रोमोसोमल एब्रेशंस मिलती थीं, जिस वजह से उन्हें कई तरह के रिजल्ट्स प्राप्त हुए थे। अंत में हम देखते हैं इस थ्योरी की सिग्निफिकेंस को। डी विलिस की इस म्यूटेशन थ्योरी को इसकी कई बातों के लिए निश्चितः स्वीकार किया जाता है। यह सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि म्यूटेशन जो हैं वो वेरिएशन, विभिन्नता का स्रोत होते हैं और ये इनहेरिटेबल भी होते हैं, एक जाति से दूसरी जाति में भी जाते हैं जब भी ये जर्म सेल्स में होंगे। डार्विन जो बात कह रहे थे उसमें कुछ और बेहतर चीज़ों को इस म्यूटेशन थ्योरी के द्वारा जोड़ा गया। हालांकि आज ये स्पष्ट है कि केवल म्यूटेशन से ही इवोल्यूशन नहीं हो सकता। इसके साथ डार्विन की कंटिन्यूस वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन और भी कुछ महत्वपूर्ण कारक जो हैं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।